तीन विषयों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जो कि आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। धनबाद मांगे 3 अधिकार, हिस्सेदारी, मुआवजा और रोजगार। मयूर शेखर झा ने धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता आयोजित कर बीसीसीएल क्षेत्र में कार्यरत आउटसोर्सिंग द्वारा स्थानीय विस्थापितों के हितों की अनदेखी करने का आरोप जड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में कोयला मंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रैयतों की जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और नियोजन के मामले में अस्थायी तरीके से निपटारा नहीं किया जा रहा है और न ही विस्थापित क्षेत्रों में उन्हें कोई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। स्थानीय विस्थापितों को पेयजल तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने विस्थापितों की समस्या का स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने की भी मांग की, जिसमें सरेआम हो रहे हेवी ब्लास्टिंग जैसी समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। मूलतः तीन विषयों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जो कि आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। धनबाद मांगे 3 अधिकार, हिस्सेदारी, मुआवजा और रोजगार। तो पहले मैं बात करता हूँ मुआवजा की। मुआवजा का स्थिति धनबाद में है और लगातार मैं जो है कुलियरी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूँ और इस भ्रमण के माध्यम से जो एक बात सबसे ज़्यादा मेरे संज्ञान में आया है कि धनबाद का 80-90% जो कुलियरी आज चल रहा है, जो एमडीओ आज चल रहा है, वो एमडीओ बिना भूमि अधिग्रहण के चल रहा है। आपने किया क्या है कि आपने माइनिंग वहाँ जाकर शुरू किया है, ना आपने रिसेटलमेंट का कोई प्रोविजन किया है, ना आपने मुआवजा का पैसा दिया है, और आपने और बीसीसीएल ने साथ मिलकर क्या किया है, एक बड़ा ही अनहोली नेक्सस आज जो है ये प्राइवेट एमडी और बीसीसीएल के बीच बन गया है। ये अनहोली नेक्सस आज क्या करता है, ये अनहोली नेक्सस आज जाता है, जमीन को लिटिगेटेड बताता है और अपना काम शुरू करता है। अरे जमीन अगर रैयत की तरफ से लिटिगेटेड है तो आपकी तरफ से क्यों नहीं लिटिगेटेड है? अगर रैयत को लिटिगेटेड जमीन का मुआवजा नहीं मिल सकता है तो उस लिटिगेटेड जमीन पर ही आपको माइनिंग शुरू करने का अधिकार कौन दे रहा है? लिटिगेशन है तो दोनों तरफ से लिटिगेशन होगा। ये कहाँ का न्याय है कि लिटिगेशन है तो हम तो अपना माइनिंग कर लेंगे, हम तो अपना करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन रैयत जो है वो भूखे मरेगा, जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको हम कोई अधिकार नहीं देंगे। न्याय अगर होगा तो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय की बात जहाँ होगी तो बराबरी की बात होगी। और इससे मैं आता हूँ अपने दूसरे मुद्दे पर, जो हिस्सेदारी का मुद्दा है। धनबाद में जिस तरह से मुआवजा का फॉर्मूला निकला है वो फॉर्मूला वायबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लैंड एक्विजिशन जो लार है, लैंड एक्विजिशन रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है राष्ट्रीय स्तर पर लार बताता है कि कभी भी भूमि अधिग्रहण अगर आप करिए तो मार्केट प्राइस का चौगुना जो है वो जमींदार को मिलना चाहिए, जो रैयत को मिलना चाहिए। अब धनबाद में क्योंकि अधिकतर ऐसी ज़मीनें जो है वो सीएनटी के अधीन आती हैं, तो मार्केट में ज़मीन की कभी ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो मार्केट प्राइस इसका कौन डिटरमाइन करेगा? इसका मार्केट प्राइस एक बड़ी ही आर्बिट्ररी तरीके से बीसीसीएल और जो प्राइवेट ठेकेदार है वो मिलकर डिटरमाइन कर लेते हैं। आप औना पौना भाव मार्केट का बता देते हैं, ये भाव है, उसका चौगुना आप डिफाइन कर देते हैं, उसमें आप जमीन लेकर चले जाते हैं। ये न्याय संगत नहीं है। धनबाद में आज और खासकर आज ये समस्या ज़्यादा बड़ी इसलिए है कि 80% से ज़्यादा इस तरह की कोयला जो बाहर की कंपनियाँ आके चला रही हैं। तो यहाँ से ना कोई फैक्ट्री अभी धनबाद में है, तो यहाँ का कोयला जो उपजता है, यहाँ का कोयला से जो भी पैसा का कमाई हो रहा है, कुछ भी धनबाद में आज नहीं टिक रहा है, सब बाहर चला जा रहा है। तो हमारी मांग है कि कम से कम लोगों को लगे कि धनबाद की समृद्धि में उनका भी पार्टनरशिप है। अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर पीपल पार्टनर्स इन प्रोस्पेरिटी दैट द लैंड ऑफ धनबाद इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग। तो वो पार्टनर इन प्रोस्पेरिटी हम अपने लोगों को कैसे बनाएंगे, उसका एक ही तरीका है कि आपको यहाँ पर हिस्सेदारी देनी होगी। हर प्रोजेक्ट को एक एसपीवी के माध्यम से 25% प्रॉफिट जो है वो रैयतों और डिस्प्लेस लोगों के बीच आपको इक्विटेबल प्रोपोर्शन में बांटना चाहिए। यही यहाँ पर लोगों के बीच अगर आप अपनी विश्वसनीयता कायम करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। तीसरा विषय रोजगार का है। रोजगार के नाम पर धनबाद के युवाओं को लगातार ठगा जा रहा है। आज कानून हमने बना दिया 75% स्थायी नियोजन का कानून। कई कंपनियां कागज़ों पर इस कानून का पालन कर रही हैं। जब वो कंपनियों के भी आप बुक्स में जाइएगा, मेरे छोटे भाई सूरज जी भी ऐसी एक कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी में धनबाद के लड़कों को आप देते हैं 300-400 रुपये की दिहाड़ी, और आप जहाँ के आए, अहमदाबाद की कंपनी आती है, अहमदाबाद से अपना लोग लेकर, हैदराबाद की कंपनी आती है, हैदराबाद से अपना लोग लेकर आप उसको देते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया। स्किल पे आप नहीं जा रहे हैं। मेरे भाई स्किल में मेरे लड़कों में कोई कमी नहीं है। अप्रेंटिस किए हुए लड़के, आईटीआई किए हुए लड़के हैं। कोयले का खदान से कोयला कैसे निकलेगा, इसी में लड़कों ने अपनी यही पढ़ने, समझने और जीने में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी दे दी है। लेकिन उसको आज आप खटा रहे हैं 300-400 रुपये पे, और आप अपने लोगों को आज बाहर से जो लेकर आ रहे हैं 1.5-2 लाख रुपये, उनमें क्या हीरा जड़ा हुआ है? जो आप हैदराबाद और अहमदाबाद से लड़का ला रहे हैं उसमें कोई हीरा जड़ा हुआ है? तो आखिर मेरा लड़का आज अगर आंदोलनरत होगा तो क्यों नहीं होगा? उसके लिए हम किए क्या हैं? तो आज
रोजगार के पूरे प्रावधान को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जो हम स्थायी नियोजन की बात कर रहे हैं कि 75% स्थायी नियोजन, उसको एक वेज के प्रोपोर्शन में भी हम लोगों को रिडिफाइन करने की आज आवश्यकता है। 75% जो आप वेज दे रहे हैं वो 75% वेज आपको धनबाद के लड़कों को देना होगा, केवल कागजों पर नियोजन देने से काम नहीं चलेगा। आज 75% नियोजन के एवज में आप 15% वेज दे रहे हैं, 85% वेज आप बाहर के लड़कों को दे रहे हैं। तो आज आखिर मेरा लड़का अगर ठगा हुआ महसूस करे तो उसमें इसकी क्या गलती है?